हेलो माय डियर्स। स्वागत है आपका आपके चैनल बायोलॉजी फैक्ट्स में। मैं प्रथम ऊर्जा जुड़ा हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक, एक नई डिसीज़ जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जिसका नाम है एड्स। ठीक है, एड्स को पढ़ेंगे आज। हम देखेंगे कि एड्स कैसे होता है, क्या कारण है इसके होने के। ठीक है जी। सो एड्स को अगर हम शुरू कर रहे हैं तो एड्स से पहले एक बात को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। दैट इट्स HIV। सो HIV क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी वायरस। इसका ये फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो HIV होता है, ये HIV लगा लीजिए, जो एड्स है HIV की लास्ट स्टेज है या फिर अगली स्टेज है। ठीक है, HIV होगा उसके बाद एड्स होगा। ठीक है, HIV के बाद जो एड्स होता है, इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड ही हमारे जीने का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, वह 5 से 10 साल भी हो सकता है, वह 2 से 3 साल भी हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है। ये व्यक्ति के इम्यून सिस्टम या फिर व्यक्ति के शरीर पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि HIV को सबसे पहले हम देखते हैं। सो HIV में एक शब्द आपने देखा होगा, दैट इट्स इम्यून। सो ये जो इम्यून है, इम्यून सबसे पहले हमें सिंपली पता लग रहा है ये किससे रिलेट कर रहा है। इम्यून हमारा रिलेट कर रहा है, जो हमारा इम्यूनो है रिलेट कर रहा है सिंपल हमारा इम्यून सिस्टम से, इम्यून सिस्टम से। ठीक है, सो ये जो इम्यून हो है इम्यून सिस्टम से रिलेट कर रहा है। सिंपली इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब हमारे इम्यून में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाना। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, इम्यून सिस्टम में कोई खराबी आ जानी। सो ये सिंपली क्या होता है कि जो वायरस सीधा हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम पर अटैक करने से ये कोई ना कोई बीमारियां कोज करने लग जाता है, और वो बीमारियां आगे बड़ा रूप ले लेती हैं, और वो बड़ा रूप हमारा HIV से एड्स तक का फासला यहाँ से बन जाता है। ठीक है, सो इम्यूनो से क्या हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम में कोई भी खराबी आ सकती है जिससे हमें बहुत सी बीमारियां कोज होने लग जाती हैं। ठीक है, सो जो HIV है, ठीक है, HIV में जो इम्यून सिस्टम की खराबी होती है, तो इससे कौन कौन सी बीमारियां हमें लग सकती हैं। कौन कौन सी बीमारियां, हमें कोल्ड हो सकता है, कोल्ड स्टार्टिंग बीमारियां कह रहा हूं मैं। जब HIV होता है, HIV होने का जो स्टार्टिंग सिम्टम्स है, स्टार्टिंग सिम्टम्स लाइक फीवर, कोल्ड, है ना, ऐसी सिंपल सिंपल छोटी बीमारियां होती हैं। बट बाद में अगर हम इन्हें गौर में नहीं लेते, ठीक है, आगे आप देखिएगा कि क्या होगा कि सिंपली अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, HIV के स्टार्टिंग सिम्टम्स वो सिंपल कोल्ड, फीवर, गला खराब, ऐसी सिंपल सिंपल छोटी छोटी बीमारियां होती हैं। बट ये बीमारियां होती तो हैं, और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो बीमारियां हैं, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम खराब होगा तो इससे इम्यून सिस्टम के खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। हम ठीक तरह से नहीं खा रहे, गलत चीज़ें खा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो HIV की सिंपल ये बीमारियां। बट एक बात और जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी ये HIV होता है, तो हमें कितने दिनों बाद इसके होने के कारण या सिम्टम्स हमें पता लगता है। लाइक जब ये HIV होता है, लगभग कुछ कहते हैं कि 3 से 5, कई कहते हैं 6 से 7 या 5 से 7, है ना। बट अगर सिंपल बात करूँ, 3 से 6 के बीच में 6 वीक, ठीक है, वीक्स। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है, लाइक 2 से 1.5 महीना हो गया आपको, है ना, आपको पहले कफ था, फीवर था, कोल्ड था, ठीक है, अगर आपने मेडिसिन ली फिर भी ठीक नहीं हुआ, ठीक ना होने की वजह से वह और बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इससे हमें क्या करना है, चेकअप करवाना है। चेकअप करवाने के बाद आपको सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सो ये था HIV के सिम्टम्स थे, स्टार्टिंग सिम्टम्स थे, और स्टार्टिंग सिम्टम्स में ये होता है, उसके बाद वह छोटे छोटे ये सिम्टम्स बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, और फिर ये हमें HIV के सिम्टम्स धीरे धीरे और भी ज़्यादा हम HIV के नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, सो मेनली फोकस हमें क्या करना है, मेनली फोकस अगर हमें HIV से कहीं ना कहीं बचना है ना, सो मेनली फोकस हम सिंपल कह सकते हैं कि हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? कुछ भी, मतलब कि अच्छा खाकर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाकर, हाँ, है ना, हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। सो
वैसे भी अगर हमें हमें HIV के केस को देख लो या फिर कोई भी बीमारी देख लो, कोई भी डिसीज देख लो, सबसे पहले अगर कोई वो बीमारी हमें हो रही है तो कारण इम्यून सिस्टम का वीक होना है। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। अगर यही वीक हो जाएगा, यही वीक हो जाएगा, तो सिंपल क्या होगा, यही इसके वीक होने से क्या होगा, सिंपल हमें क्या होने लग जाएंगी, डिसीज या फिर कोई भी बीमारियां होने हमें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो हमें सिंपली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि जो ये HIV है, HIV और एड्स तक के होने के रास्ते में हमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बहुत से क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं कि लाइक कि सबसे वैसे तो बहुत से क्वेश्चन है, अगर आपके दिमाग में भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट मैं छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं हमारे दिमाग में होते हैं मैं उनका आंसर दूँ। सबसे पहले तो एक मदर, ठीक है, एक मदर को डर होता है कि अगर उसे HIV है, उसे एक मदर है लाइक सबसे पहले कि अगर वो मदर है, वो प्रेग्नेंट है ना, प्रेग्नेंट है, उसके बेबी को क्या हो सकता है HIV, प्रेग्नेंट है क्या उसके बेबी को HIV हो सकता है। सो इसका ये क्वेश्चन बहुत सी मदर्स का होता है ना। बट आज के केस में जब भी मदर प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है कि उनका चेकअप होता है ना। चेकअप में अगर उन्हें पता ही होता है कि अगर वो HIV से पीड़ित है, एड्स से पीड़ित है, तो वो चेकअप करवाती हैं, है ना। सो हमारी साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। अब अगर किसी बच्चे को ऐसे HIV या एड्स की बीमारी होती है तो वह अब नहीं होती। अगर मदर को है तो बच्चे को ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, HIV क्योंकि आज के केस में हमारी जो साइंस है वो डेवलप कर चुकी है ना। अगर मदर को HIV की बीमारी है वो पहले ही मेडिसिन ऐसी दे देते हैं कि वह बच्चे तक तो HIV पहुंचे ही ना, है ना। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमें प्रिकॉशंस तो भाई हमेशा ही रखनी होती है ना। हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं फिर भी डर रहता है कि अगर हो गया तो, है ना। अगर बच्चा सही सलामत पैदा भी हो गया बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं डर रहता है ना। सो इसके भी हम थोड़े थोड़े उपाय कर सकते हैं लाइक अगर एक मदर है उसे ऐसे डर रहता है ना, तो वो क्या करे, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाए, है ना। अगर उसे HIV का डर है ऐसे लाइक, है ना, वो ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाए, ब्रेस्ट फीडिंग से रहकर वो उसे बोतल का दूध पिलवा सकते हैं, है ना, माँ का दूध, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उन्हें HIV और उसके बच्चे में ना चला जाए, है ना। सो ऐसे कहीं ना कहीं डर रहता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग से अच्छा है कि वह बोतल फीडिंग हो, है ना। सो इसके अलावा अगर और क्वेश्चंस की बात करूं कि बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, है ना, किसी पर्सन को अगर एड्स है ना, अगर वो उसके साथ बैठते हैं, है ना, बैठते हैं और खाते हैं, कई बार ऐसे होता है ना। उसके मतलब कि बहुत से मैंने व्यक्ति देखे अगर किसी को एड्स या कुछ ऐसा है ना, उसके पास भी नहीं जाते, उसके पास भी नहीं जाते कि जैसे कि वो खा जाएगा हमें। बट ऐसा नहीं है कि अगर ये जो एड्स की बीमारी है ना, अगर हम उसके पास जाकर बैठ जाएंगे, खा लेंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें भी एड्स हो जाएगा, है ना। बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। अ, इसके होने के और कारण हो सकते हैं बट ऐसे बैठना, उसे हाथ लगाना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती एड्स के केस में। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया सिंपली इसके केस में, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर और मैं बात करूं एड्स की, ठीक है जी, एड्स की अगर मैं बात करूं सिंपली नेक्स्ट, एड्स की जो फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं पहले तो, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है जी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी जो ये फुल फॉर्म होती है। अगर आप कोई भी ऐसे एग्जाम्स दे रहे हैं ना, एग्जाम्स में ये पूछी जा सकती है। ठीक है जी। सो उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि जो ये एड्स जो है ना, एड्स के जो छोटे छोटे क्वेश्चन कई और भी हो सकते हैं ना। सो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर आंसर दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट अगर बात करूं कि मेन जो क्वेश्चन रहता है कि जो एड्स है ना, वो फैलता कैसे है, हमारे सेल्स में ऐसा क्या होता है, क्या दिक्कत आती है जिससे ये एड्स होने लग जाता है। मैं बात करूं, अगर आपने सुना होगा एक सेल्स के बारे में,
है ना। सेल्स के बारे में सुना होगा जिसका नाम हो सकता है लाइक वाइट ब्लड सेल, ठीक है। वाइट ब्लड सेल के बारे में अगर आपने सुना हो, मैं आपको बताऊं, वाइट ब्लड सेल नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वाइट ब्लड सेल होते हैं जी हमारे बॉडी के अंदर, वाइट ब्लड सेल। एक होते हैं हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तभी हमारा ब्लड रेड होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल कम होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, एक प्लेटलेट्स भी होते हैं, बट ये वाइट ब्लड सेल है, ये हमारी बॉडी के अंदर कम होते हैं। सो दैट्स वाई ये कम होने की वजह से हमारे बॉडी के जो ब्लड है वो उसका कलर वाइट नहीं होता है, ठीक है। बट इसका बहुत कारण होता है, ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी डिसीज़ को, हमारे अंदर कोई भी ऐसी बीमारी को आने से कहीं ना कहीं रोकने में इनका कहीं ना कहीं कारण रहता है। सो नेक्स्ट मैं आपको समझाऊं ये सारा केस। सो ये जो हमारे WBC है, WBC दैट इट्स वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल आगे ये 3 तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। उसके अलावा सेकंड टाइप इट्स मोनोसाइट, मोनोसाइट, एंड देन योर थर्ड टाइप इट्स लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है माय डियर। सो क्या है माय डियर, ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और उसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूं कि जो ये आपकी मोनोसाइट है, ठीक है, मोनोसाइट है, ये जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट आगे 2 तरह की है। मोनोसाइट में आगे 2 तरह कौन कौन सी हैं ये एक तो है जी मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है हमारा डेंड्राइट्स, डेंड्राइटिक, ठीक है, ये 2 तरह की है। और जो हमारा लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट भी नेक्स्ट 2 टाइप का है। कौन कौन सा, एक तो है जी हमारा बी सेल, हम इसे बी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं, और एक है हमारा टी सेल, इसे हम टी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं, ठीक है तो एक WBC है ना, ये है तो सेल की टाइप ना। उसके बाद मैंने कहा मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, बट ठीक है क्या, WBC सेल है, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। सो बी सेल और टी सेल। सो नेक्स्ट मैं बात करूं कि इस केस में क्या होता है कि जो हमारा बी सेल है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो बी सेल है ना, बी सेल का फंक्शन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा पैथोजन आ गया, ठीक है, कोई भी कीटाणु आ गए, सो उनके खिलाफ ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है। एंटीबॉडी का मतलब समझ रहे हैं आप, एंटीबॉडी का मतलब होता है कि उसको मारने वाला एक पदार्थ पैदा हो गया जो हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन्स को मारता है, ठीक है। लाइक कोई भी पैथोजन आया है ना, पैथोजन आया, पैथोजन को अटैक करता है हमारा बी सेल, ठीक है, ये उसके खिलाफ क्या बनाने लग जाता है, एक एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है। इसे हम कह सकते हैं ये क्या है, एंटीबॉडीज, ठीक है। सो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो पैथोजन को क्या करती हैं, मार देती हैं, इसे डैमेज कर देती हैं, ठीक है। सो ये बी सेल का फंक्शन होता है कि अगर कोई भी हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन आएगा, पैथोजन को मारने के लिए एंटीबॉडीज बी सेल बनाएंगे, ठीक है, बी सेल बनाएंगे। और उसके बाद ये क्या होता है कि जो बी सेल होता है, बी सेल हमारा जाता है हमारे मैक्रोफेज के पास, ठीक है, ठीक है जी। सो ये जो बी सेल है, बी सेल जाएगा हमारे मैक्रोफेजिस के पास। और मैक्रोफेजिस का फंक्शन क्या होता है, मैक्रोफेजिस का सिंपल फंक्शन होता है कि वह जो हमारा बी सेल है, उन्होंने जो पैथोजन्स को मारा है कि उन्हें ये खा जाए, ठीक है, जो पैथोजन को एक मारा है इन्होंने, पैथोजन्स को ईट कर जाए, पैथोजन्स को खत्म कर जाए, एक तरह से खा जाए, ठीक है। लाइक क्या हुआ, सिंपली मैं आपको प्रोसेस बताऊं कि जो बी सेल था, जो बी सेल था, बी सेलों ने क्या किया, एंटीबॉडीज बनाई, एंटीबॉडीज बनाई, एंटीबॉडीज बनाई, किसके कारण बनाई, कोई पैथोजन आ गया था, कोई पैथोजन आ गया था, ठीक है, उनको खत्म करने के लिए क्या बनाई, एंटीबॉडीज बनाई। और पैथोजन क्या हुआ, अब खत्म हो गया। सो पैथोजन खत्म हो गया तो भाई ये तो पड़ा रह जाएगा। सो इसके बाद क्या होगा कि जो हमारी डेंड्राइल्स के पास और एक मैक्रो वो फेजिस थे, तो ये क्या होगा, बी सेल जाएगा हमारे मैक्रोफेज के पास, मैक्रोफेज के पास, और मैक्रोफेज क्या करेगा, इसको फिर से सारा खत्म कर देगा, ये क्या करेगा, उन्हें खा जाएगा, ठीक है जी।
सो खा जाएगा, खत्म कर जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं, क्या होता है कि हमारा एक टी सेल हमने पढ़ा ना, बी सेल और टी सेल। टी सेल हमने पढ़ा, और टी सेल की आगे दो टाइप्स होती हैं, लाइक आपको इधर शो करूं मैं सही से दिखाने के लिए, कि जो ये टी सेल था हमारा, है ना, हमने पढ़ा था एक बी सेल और एक टी सेल। टी सेल में क्या होता है कि हमने बी सेल और मैक्रोफेजिस का फंक्शन अभी देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ टी सेल की। टी सेल क्या करता है, टी सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक हेल्पर टी सेल, एक होता है हेल्पर टी सेल, ठीक है जी, और एक होता है हमारा किलर टी सेल। ठीक है, एक होता है हमारा किलर टी सेल, एक होता है हमारा हेल्पर टी सेल। सो सिंपली हमें पता लग रहा है कि इनके फंक्शंस क्या हो सकते हैं। किलर का मतलब किल करना, है ना, किलर का मतलब किल करना, और हेल्पर का मतलब हेल्प करना। सो सिंपली अगर मैं बात करूं कि जो टी सेल की जो ये जो दो टाइप है, हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल, ये क्या होता है इनमें कि जो सिंपली ये भी टी सेल्स के जो किलर सेल्स हैं, ये किलर सेल्स तो सिंपल क्या करेंगे, हमारे जो मैक्रोफेजिस हैं, है ना, जो हेल्प करते हैं कि पैथोजन को ख़त्म करना। और किलर टी सेल्स का मतलब भी यही होता है कि किलर टी सेल क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि बी सेल था, है ना, एंटीबॉडीज बना रहा था, और किसके खिलाफ, पैथोजन के खिलाफ, ताकि, और उसके बाद मैक्रो और एंटीबॉडीज बनाने का मतलब कि उन्हें ख़त्म करना। और टी सेल का फंक्शन भी क्या करना था, एक तरह से उनको मारना। ठीक है, पैथोजेंस को मारना, पैथोजेंस को पैथोजन को मारना, एक तरह से पैथोजन को मारना। किसका फंक्शन, किलर टी सेल का। किलर टी सेल भी सिंपल यही करते हैं। और उसके बाद मैं हेल्पर टी सेल की बात करूं, हेल्पर टी सेल का अगर मैं फंक्शन बताऊं कि सबसे पहले इसका मतलब इसका ये कैसे हेल्प करता है कि जैसे कि मैंने कहा था कि आपको बी सेल ने पैथोजन को मारा, ठीक है, और उसके बाद वो मैक्रोफेजिस के पास गया। और इसमें ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि पैथोजेंस आ गए यहाँ पर हैं, पैथोजेंस यहाँ पर पड़े हैं, है ना, मरे हुए पैथोजेंस यहाँ पर हैं, और पैथोजेंस आ गए, एंटीबॉडीज यहाँ पर जाएंगी और पैथोजेंस को यहाँ पर मारेंगी। तो इनमें सारी हमें कैसे पता चल सकता है, तो इसकी हेल्प कौन करता है, सिंपली हेल्पर टी सेल। ठीक है, इनकी हेल्प क्या करता है, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करता है, जो हेल्पर टी सेल होता है, जो ये कहीं ना कहीं हमें प्लेस के बारे में बताता है। हेल्पर टी सेल है एक जी, हेल्पर टी सेल ये क्या करता है, एक तरह से कहीं ना कहीं हमें प्लेस के बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पर मैं सही सही से लिखूं कि जो हेल्पर टी सेल है, टी सेल है, क्या करता है, हमें कहीं ना कहीं प्लेस के बारे में बताता है कि पैथोजेंस कहाँ हैं, है ना, पैथोजेंस कहाँ पर पड़े हैं। ठीक है, ये इसका फंक्शन सिंपली ये होता है कि पैथोजेंस कहाँ पर पड़े हैं, ये एक तरह से प्लेस को बताता है। ठीक है, सो ये सिंपली हो गए हेल्पर टी सेल का और किलर टी सेल का, और इसके अलावा बी सेल और मैक्रोफेजेस। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपको बताऊं कि जो ये जो इस HIV कैसे होता है ना, जो हमें हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल हमें बताता है कि यहाँ पर पैथोजेंस हैं। ठीक है, और तभी उसके बाद ही सारी प्रोसेस होती है ना। अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से आपको सिंपल एक शॉर्ट में बताऊं कि जो सबसे पहले क्या होगा, हेल्पर टी सेल आएगा, हेल्पर टी सेल आएगा, हेल्पर टी सेल बताएगा प्लेस, उसके बाद ही होगा बी सेल का काम। फिर बी सेल आएगा, बी सेल एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाएगा, और एंटीबॉडीज के बनने के बाद वो पैथोजन को खत्म करेगा। ठीक है, पर ये भी पैथोजन की प्लेस बताएगा, ये सीधा देखो पैथोजन की प्लेस बता रहा है। और ये फिर उसके बाद बी सेल बना है, बी सेल के बनने के बाद उसने एंटीबॉडीज बनाई है, फिर देन उसके बाद पैथोजेंस खत्म किए। और फिर ये बी सेल जाता है मैक्रोफेज के पास, मैक्रोफेज के पास, और फिर ये मैक्रोफेज इसे खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, ये खत्म कर देते हैं, ये सिंपली। सो सबसे पहले फंक्शन किसका हो रहा था, हेल्पर टी सेल का, समझ गए, सबसे पहले फंक्शन हो रहा था हेल्पर टी सेल का। समझो अगर हेल्पर टी सेल प्लेस ही नहीं बताएगा तो आगे फंक्शन कैसे होगा, है ना। तो यही कुछ होता है HIV के केस में।
जब ये एचआईवी का वायरस आता है, एचआईवी का वायरस आता है, ये एचआईवी का वायरस सबसे पहले हमारे हेल्पर टी सेल को ही खत्म कर देता है। हेल्पर टी सेल को ही सबसे पहले ये अटैक करता है। ठीक है, कहाँ अटैक करता है? सिंपली हमारे हेल्पर टी सेल में, एचआईवी हेल्पर टी सेल में ही अटैक करता है। देन आगे वाली प्रोसेस तो फिर कैसे होगी? फिर पैथोजेंस बढ़ जाएंगे, पैथोजेंस बढ़ने की वजह से हमारे अंदर बीमारियां कोज होंगी, बीमारियों के बढ़ने से हमें और ज़्यादा बीमारियां आएंगी, और ज़्यादा बीमारियों से हम कहीं ना कहीं एड्स और एचआईवी से पीड़ित हो जाएंगे। ठीक है, सो सिंपली यही होता है। ठीक है, सो एक केस और, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, वैसे तो अगर नहीं आ रहा तो मैं बताऊं कि हमें एचआईवी को कैसे पता लगता है कि मैंने ये हेल्पर टी सेल से, कि मुझे हेल्पर टी सेल को ही नुकसान पहुंचाना है, कि यही जड़ है ना? तो एचआईवी को कैसे पता चलता है? कि एक चीज और समझो कि जो एचआईवी है ये सीधा उसके पास ही क्यों आता है? क्योंकि उसके पास लगे होते हैं एक रिसेप्टर्स। तो जो हमारा हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल है, टी सेल है, इसके पास होते हैं एक रिसेप्टर जो होते हैं CD4। ठीक है, इसके ऊपर लगा होता है CD4। ठीक है, सो फिर उसे सिंपली पता लग जाता है एचआईवी को कि यही है जिसको मुझे पकड़ना है। तो ये सिंपल यहाँ पर इसे अटैक कर देता है, अटैक कर देता है। देन उसके बाद ये सारी प्रोसेस आपको पता ही है, फिर रुक जाती है, पैथोजेंस आगे आ जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और देन बीमारियां कोज होने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये सिंपली था, और यही थी एक तरह से एचआईवी की प्रोसेस। हमने सिंपली क्या देखा? अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं, हमने देखा कि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स देखे। डब्ल्यूबीसी की टाइप में ये जो टाइप सी टाइप थी, ये हमारा लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो एचआईवी के केस में यूज़ हो रही हैं, बी सेल, टी सेल और मैक्रोफेज, ये तीन ही हैं। ठीक है, इनके फंक्शन से ही, इनके काम करने से ही कहीं ना कहीं हमारी सारी एचआईवी की प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, एचआईवी कैसे कोज होता है आपको पता लग गया, कैसे ये बीमारी आती है हमारे अंदर। ठीक है, सिंपली ऐसे बीमारी आती है, उसके बाद ये क्या होता है कि आगे ये बढ़ती जाती है अपनी, और ये ज़्यादा कॉपीज बनाने लग जाता है ये वायरस आगे आगे। हम एक बात आपने देखा होगा कि वायरस जब हमारी बॉडी के बाहर होगा, मैंने पहले बहुत सी क्लासेज में आपको बताया है कि जब वायरस हमारी बॉडी के बाहर होगा, हमारी बॉडी के बाहर होगा, तो ये भाई कुछ नहीं कर सकता। वायरस है जी, अगर हमारी बॉडी के बाहर है तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हमारी ये बॉडी के अंदर आ गया, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, अगर हमारी बॉडी के ये इंटरनल साइट में आ गया, तो क्या होगा कि एक क्रम से कॉपीज बनाने लग जाएगा अपनी, कॉपीज, इतनी कॉपीज बनाएगा, इतनी कॉपीज बनाएगा कि क्या पूछो, हमारी बॉडी सारी वायरस से भर जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे ये वायरस और भी ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक होता जाएगा। ठीक है जी, सो ये सिंपली एचआईवी की सारी प्रोसेस थी, हमने आज देखी। ठीक है, क्या हुआ सबसे पहले, आपने सारी प्रोसेस देख लिया। मुझे लगता है कि अब मुझे बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, सिंपली एक चीज़ रह गई है हमारी, इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, सो ट्रीटमेंट में एक सिंपली कुछ भी नहीं है, बस आपको पता ही है प्रिकॉशंस कैसी हो सकती हैं। हमें देखना है, हमें सही चीज़ें खानी है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाते रहना है और खुश रहना है ना? ऐसे मरते नहीं है कि मरना नहीं है बार बार हमने ये क्या क्या कर, हाय मुझे एड्स है, ये है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सही खाएं, अच्छा खाएं, खुश रहें। सबसे अच्छी दवाई तो पहले ये है, उसके बाद मेडिसिन, डॉक्टर से सुझाव आपने लेना है। ठीक है, और उसके अलावा एक चीज़ और होती है, लाइक ART। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको ART के बारे में कुछ सुझाव देगा, दैट इट्स एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी, थेरेपी। ठीक है, इसे हम कहते हैं ART, एंटीरो वायरल थेरेपी। सो ये सिंपल ये थेरेपी होती है एक तरह की, ये डॉक्टर सुझाव देते हैं, ये जब किसी को भी एड्स होता है लाइक उसके लिए होती है। ठीक है, सो सिंपली अगर आप एक
स्टूडेंट है, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं देन मुझे लगता है आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है रिलेटेड टू एड्स, HIV, कभी भी आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ भी है आप पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं आपको ज़रूर जल्द से जल्द आंसर दूंगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिसीज़ के साथ। सो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू माय डियर, बाय बाय।